हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 23 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी जो हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रही, किस देश में स्थित है? तो दोस्तों रास लाफान जो सिटी है इंडस्ट्रियल सिटी, रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी जो है ये दोस्तों कतर में स्थित है। कतर में स्थित है और यहाँ ये कतर का एक प्रमुख औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिटी है। और यहाँ पे विस्फोट हुआ। विस्फोट में कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस घटना पर शोक व्यक्त किया गया है। मुख्य रूप से दोस्तों ये कतर जो है एनर्जी रूट ट्रेड मार्ग है उस पर वहाँ हॉर्मुज़ के काफ़ी समीप है। तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। फिजिकल मैप से ज़्यादा स्पष्ट होगा। देखिए दोस्तों ये है मिडिल ईस्ट और ये काफ़ी एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं और कतर का पोजीशन ये है। मैंने पहले से यहाँ पे शो कर दिया था। कतर का पोजीशन ये है, ये यहाँ लोकेशन है और ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। जब अभी यहाँ पे ईरान और यूएसए के बीच में टेंशन के कारण ये ब्लॉकिंग की समस्या से गुजर रहा है। दोस्तों इसकी राजधानी जो है, कतर की राजधानी दोहा है, दोहा। और इसकी जो मुद्रा है कतरी रियाल। ठीक है। कतर जो है दोस्तों प्राकृतिक गैस में बहुत रिच कंट्रीज है और ईरान के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके पास के जो गैस फील्ड्स हैं उससे काफ़ी करीब है। रास लाफान दोस्तों ये विश्व के सबसे बड़े एलएनजी निर्यात सेंटर में से एक है। यहाँ पे से एलएनजी का लिक्विफाइड नेचुरल गैस का निर्यात किया जाता है और ये विश्व के सबसे बड़े सेंटरों में से एक है। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारत मोरक्को संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक किस विषय पर आयोजित की गई? तो दोस्तों ये है आतंकवाद रोधी सहयोग। आतंकवाद रोधी सहयोग पर भारत और मोरक्को के बीच में, मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, और इंडिया और मोरक्को के बीच में आतंकवाद को लेकर के एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। मोरक्को की जो राजधानी है दोस्तों, इसकी राजधानी है रबात याद रखिएगा, रबात। और इसका सबसे बड़ा जो सिटी है कैसब्लांका, ये भी तेल के लिए बहुत फेमस है। और इसका जो मुद्रा है मोरक्को दिरहम। ये यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर के संधि द्वारा दोस्तों ये अलग होता है यूरोप से। मोरक्को स्पेन के बीच में स्थित है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। मोरक्को यूरोप में स्पेन हो गया और अफ्रीका में मोरक्को, इसको दोनों को अलग करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारत में अंगदान के प्रति बढ़ती जागरूकता का संकेत देते हुए अंगदान प्रतिज्ञाओं की संख्या में कितने लाख की अधिक वृद्धि हुई है, कितने लाख से अधिक हो गई है? तो दोस्तों ये 5 लाख जो है ऑर्गन डोनेशन प्लेज से अधिक हुआ है। भारत में अंगदान की जो प्रवृत्ति है बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अंगदान कर रहे हैं। अंगदान दोस्तों वो प्रक्रिया है जिससे किसी व्यक्ति के अंग या ऊतक को दूसरे व्यक्ति के उपचार के लिए डोनेट कर दिया जाता है या प्रत्युत्पन्न किया जाता है, जैसे हृदय हो गया, लिवर, गुर्दा, फेफड़ा। भारत में अंग प्रत्यारोपण जो ट्रांसप्लांटेशन है ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है, विनियमित किया जाता है। अंगदान 2 प्रकार का होता है, एक लिविंग डोनेशन और एक डिसीज्ड डोनेशन। लिविंग डोनेशन में जीवित व्यक्ति सामान्यतः एक गुर्दा, यकृत या कुछ भाग दान कर सकता है, जबकि डिसीज डोनेशन में जब व्यक्ति को ब्रेन डेथ घोषित कर दिया जाता है तो व्यक्ति के कई अंग को प्रत्यारोपण के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष दोस्तों 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर स्पेन जो है वो मृतक अंगदान यानी रिजिस्ट ऑर्गन डोनेशन में सबसे अग्रणी देशों में एक है। और जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है SDG गोल 3 वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से जुड़ा हुआ है। ये एग्जाम में एकदम पूछेगा दोस्तों, ये सब पूछता ही है। SDG 3 किससे जुड़ा हुआ है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र कौन बना है? ये बना है भारत। जो शिप रिसाइकलिंग का काम होता है भारत उसमें 23 से आगे उभर रहा है और ये विश्व में सबसे अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण यानी शिप रिसाइकलिंग का राष्ट्र बना है। अलंग जो गुजरात में अलंग है वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर शिप रिसाइकलिंग किया जाता है। दोस्तों जब शिप रिसाइकलिंग की बात की जा रही है तो भारत के तटीय क्षेत्र को समझ लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
भारत की जो मुख्य भूमि है और उसको द्वीपों को मिलाकर उसकी कुल तट रेखा दोस्तों 11,098 किलोमीटर है। पुराने जो आंकड़े हैं वो 7,516 किलोमीटर के हैं। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश जो है समुद्र तट से लगे हैं और भारत जो है उसको प्रमुख 2 भागों में उसके तटों को बांटा जाता है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। जो भारत की तट कोस्टलाइन रेखा है पश्चिमी तट और पूर्वी तट में बांटा जाता है। पश्चिमी तट अरब सागर, पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी की ओर है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से कच्छ या काठीवाड़ा तट, कोंकण तट, कनारा तट, मलाबार तट, पूर्वी तट में उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, ये 4 इधर 3 इधर। तो इसको मैप से देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए दोस्तों ये कच्छ या काठीवाड़ा तट है, ये कच्छ या काठीवाड़ा तट है। तो दोस्तों ये आता है कच्छ से लेकर दमन तक, दमन दीव तक, यहाँ तक आता है। ये गुजरात का प्लेन है। इसके बाद कोंकण कोस्ट होता है, कोंकण तट दोस्तों, कोंकण तट दमन से लेकर के, ये दमन से लेकर के यहाँ तक कोंकण तट, गोवा तक, यहाँ गोवा है, पूरा महाराष्ट्र के रीजन इसमें चला जाता है। याद रखिएगा कोंकण तट दमन से लेकर गोवा तक। इसके बाद कनारा तट या कन्नड़ तट कहते हैं, ये गोवा से लेकर दोस्तों मैंगलुरु तक, यहाँ मैंगलुरु है कर्नाटक का मैंगलुरु, यहाँ तक ये कनारा कोस्ट। और इसके बाद दोस्तों मलाबार कोस्ट जो एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, मलाबार कोस्ट कोंकण, ये मैंगलुरु से लेकर दोस्तों यहाँ तक केरल कोच्चि तक, पूरा केरला इसमें कवर है। तो ये हो गया मलाबार तट। इधर पूर्वी तट में दोस्तों मुख्य रूप से पहले बांटा जाता था नॉर्दर्न सरकार, जो हमारी महानदी है, महानदी वहाँ से लेकर यहाँ तक, महानदी से लेकर कृष्णा तक, वहाँ से लेकर कृष्णा नदी तक ये उत्तरी सरकार होता था पहले। और इसके बाद कृष्णा के बाद दोस्तों कन्याकुमारी तक, कृष्णा के बाद कन्याकुमारी तक दोस्तों ये कोरोमंडल तट। लेकिन अब इसको बांटा गया है उत्कल प्लेन्स, ये जो पूरी उड़ीसा का जो रीजन है उसको उत्कल तट के रूप में कहा जाता है। उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम भी है। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश का तट हो गया, आंध्र प्रदेश का तट। और तमिलनाडु में तो ये तमिलनाडु प्लेन है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, पुराना वाला ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। उत्तरी सरकार में आपको क्या हो जाएगा, महानदी से लेकर कृष्णा तक, और इसके बाद कोरोमंडल तट में कृष्णा से लेकर ये कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट। दोस्तों कुछ तटों की अपनी विशेषताएं भी होती हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये काठीवाड़ा का तट है, ये सिंधु नदी है उसके द्वारा लाई गई गादों से कच्छ और काठीवाड़ा तट बना हुआ है। और ये सबमर्ज्ड प्लेन है, ये तट पहले पानी में डूबा हुआ था। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मुंबई हाईवे वगैरह में और सारी चट्टानों के बीच में ये दोस्तों यहाँ पे तेल के क्षेत्र मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों मलाबार तट, यहाँ पे केरल में अपने ये कयाल झीलों के लिए ज़्यादा फेमस है दोस्तों। यहाँ पर कयाल से लेक ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु तट, ये उत्तरी पूर्वी मानसून के माध्यम से यहाँ पे वर्षा होती है। इस तट पे एग्जाम में पूछा जाता है। देख लेते हैं सभी तटों के बारे में। कच्छ और काठीवाड़ा तट दोस्तों ये मूल रूप से सिंधु नदी द्वारा लाए गए जरूरत से बना हुआ है। और ये विस्तृत, कच्छ का रंग जो है विस्तृत नमक का दल साल्ट मार्श है। मुख्य रूप से जो पहाड़ियाँ हैं, गिरनार पहाड़ी है। सल क्रीक जो भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय था, सल क्रीक इस क्षेत्र में पाया जाता है। और इस क्षेत्र में एशियाई शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क और जंगली गधों के लिए इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लिटिल रन ऑफ कच्छ में है, एक प्राकृतिक आवास है। बंदरगाह में कांडला बंदरगाह, दीनदयाल पोर्ट इसको अब इसका नाम रख दिया गया है, कांडला पहले था। एक जवारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। दीनदयाल जो पोर्ट है एक जवार मुख पे है, स्थिति है। कोंकण तट, ये उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है। और ये तट जो काफ़ी उबड़ खाबड़ है, यानी कटा फटा है। और यहाँ पे समुद्री तरंगों द्वारा जो कटा फटा खड़ी चट्टानें पाई जाती हैं उनको क्लिफ कहा जाता है, क्लिफ और केव्स कहा जाता है। और ये जो तट है कोंकण तट, ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। कनारा तट मुख्य रूप से गोवा से लेकर मैंगलुरु तक है ये, और थोड़ा सा ये कोंकण तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। और यहाँ पे पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ जलप्रपात बनाती है, जैसे जोग श्रावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। और ये लौह यश, कर्नाटक लौह यश के लिए फेमस है। तो लौह यश के निर्यात के लिए यहाँ न्यू मैंगलुरु बंदरगाह, यहाँ देखिएगा पश्चिमी तट पे प्राकृतिक बंदरगाह मिलेंगे ज़्यादा। न्यू मैंगलुरु बंदरगाह यहाँ
यहाँ से कुद्रेमुख के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। नेत्राणी द्वीप कर्नाटक का दिल कहा जाता है इसे। मलाबार तट केरल में, मैंगलोर से केरल तक दोस्तों जो कन्याकुमारी तक है केरल में, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक दोस्तों ये पूरी तरह से मलाबार तट में ये आता है। और इसमें फेमस है सबसे बड़ा लेगून या बैक वाटर्स कयाल कहा जाता है जिसे। सबसे बड़ी जो कयाल, लंबी कयाल है वेमनाथ झील, वेमनाथ लेक है, भारत की सबसे लंबी झील है ये। और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी में होता है। इसके बाद अष्टमुडी कयाल है, अष्टमुडी कयाल। केरल में मोनोजाइट जो रेत होता है उसमें थोरियम का भंडार पाया जाता है। और सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून वो केरल में दस्तक देता है 1 जून को, लगभग 1 जून को ये वहाँ आता है। पूर्व तटीय मैदान में देखें दोस्तों तो ये पश्चिमी तट की तुलना में काफ़ी चौड़ा है। पश्चिमी तट क्या संकरे हैं क्योंकि सबमर्ज्ड है। और पूर्वी तटीय मैदान जो है नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं, जो डेल्टा बनाती हैं, तो इसके तट काफ़ी चौड़े हो गए हैं। याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ यहाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं। उत्कल तट उड़ीसा में है। उड़ीसा के जो कोस्ट लाइन है उसको उत्कल तट कहा जाता है। और चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी खरे पानी की लेगून झील है, लेगून झील है। और एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है। रामसर स्थल भी इसको घोषित किया गया है। ऑलिड रिडले कछुए यहाँ पर पाए जाते हैं। गहिरमाथा, उड़ीसा में गहिरमाथा है जी, जहाँ पूछा जाता है। गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य है। यहाँ पे जो ऑलिड रिडले कछुए हैं उनका ये प्रजनन स्थल के रूप में फेमस है। व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रखा गया है। यहीं से मिसाइल सेंटर जो है, परीक्षण केंद्र, मिसाइल टेस्ट किया जाता है। उत्तरी सरकार तट मुख्य रूप से उड़ीसा की सीमा है से लेकर पुलिकट झील तमिलनाडु की सीमा तक, इसे आंध्र का मैदान भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के आपस में मिलने से ये तट बना है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में स्थित है। सबसे बड़े ताजे पानी की ये उथली झील है कोलेरू झील। पुलिकट झील यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का के बाद ये पुलिकट झील दूसरे खारे पानी की झील है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के पास ही है। और ये इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे स्थित है। पूर्वमंडल तट ये दोस्तों तमिलनाडु का मैदान भी कहा जाता है इसको। और ये धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा यहाँ पे इस तट पे ये बार बार यहाँ पूछा जाता है। पूर्वमंडल तट पे जो वर्षा होती है शीतकालीन वर्षा यानी उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। मन्नार की खाड़ी, इसके दक्षिण पश्चिम मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, जहाँ समुद्री गाय डुगोंग, यूपीएससी में पूछा था डुगोंग के बारे में, समुद्री गाय डुगोंग कहा जाता है। और प्रवाल भित्तियों के लिए फेमस है मन्नार की खाड़ी। तो ये तट के बारे में थोड़ा सा हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, FIH नेशंस कप 2026 का खिताब जीतकर FIH प्रो लीग में पदोन्नति प्राप्त करने वाली टीम कौन सी है? तो ये भारत है। भारत ने FIH कप न्यूजीलैंड को हराकर जीता है दोस्तों। फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया है और खिताब जीत लिया है। खिताब जीतने के बाद दोस्तों ये जो प्रो लीग है, प्रो लीग विश्व हॉकी की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में से एक है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है विश्व की हॉकी की संस्था है, इसकी स्थापना 1924 में हुई। इसका मुख्यालय लुसाने में स्थित है। अगला है, हाल ही में भारत ए के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज़ अर्धशतक कितनी गेंदों में लगाया है? तो दोस्तों ये श्रीलंका के खिलाफ 11 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया है। इंडिया ए की तरफ से 1 और श्रीलंका ए के खिलाफ इन्होंने लगाया है। और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के इसमें शामिल थे। ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। IPL 2026 में ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्तीफा देने वाले कीर स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इन पे बहुत काफ़ी दबाव था, इनकी लोकप्रियता घट रही थी और ब्रिटेन इकोनॉमिक्स क्राइसिस से गुजर रहा है, तो कुछ खास इसमें सुधार दिख नहीं रहा था। इसके दबाव में इस्तीफा देना पड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों एक भौगोलिक शब्द है। ये यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें 3 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इसको मैप के माध्यम से देखा जा सकता है दोस्तों। देखिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। जब ये 3 देश हैं तो इसमें इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है तो कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश चैनल ये जो ग्रेट ब्रिटेन है
इसको फ्रांस से अलग करता है, या फ्रांस के नीचे फ्रांस है, फ्रांस की मुख्य भूमि से इंग्लिश चैनल अलग करता है। इधर अटलांटिक महासागर हो गया, इधर नॉर्थ सी, और यहाँ पे स्टेट ऑफ डाबर है, डाबर की जल संधि जो नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, या कह सकते हैं नॉर्थ सी को अटलांटिक से जोड़ती है स्टेट ऑफ डाबर, ये याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों सेंट जॉर्ज चैनल है, सेंट जॉर्ज चैनल जो वेल्स को आयरलैंड से अलग करता है या जोड़ता है कह सकते हैं। अगला दोस्तों, हाल ही में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी हरमनप्रीत कौर, इंडियन कैप्टन है। इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर बन गई है, वही T20 का। याद रखिएगा, पंजाब से बिलोंग करती हैं। अभी हाल फिलहाल में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम, उन्होंने वनडे का विश्व खिताब जीता था। तो दोस्तों आज के करंट इतना ही था। थैंक यू।